चेन्नई के डॉक्टर वीरास्वामी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। पीएम ने कहा, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। शाम 5 बजे तक हुई 68.24% वोटिंग। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की रैली। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्याकांड में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। सौम्या की मां ने कहा, कोर्ट के इस फैसले से जाएगा कड़ा संदेश। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्ध स्तर पर जारी। बेंगलुरु से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा है विचार। भारतीय घरेलू विमानन में बना एक नया रिकॉर्ड। 23 नवंबर को लगभग 4,63,417 यात्रियों ने भरी उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया, भारतीय विमानन के सुदृढ़ वर्तमान और सुनहरे भविष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण। और इजराइल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पर उड़ान भी भरी। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ते कदम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आज उन्होंने उड़ान भरी और ऐसे में बारीकियों को जाना कि किस तरह से जो वायुसेना के जो जवान हैं वो किस तरह से इस देश की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए और किस तरह से वो आने वाले कल में रक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत और सशक्त बनाने की दृष्टि से और ज़्यादा सहायक साबित होते हुए नज़र आते हैं। तो जब जब संकट पड़ता है तब वायुसेना मदद के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहती है। और उसी कड़ी में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने हवाई जायज़ा लिया। उस दौरान की ये तस्वीरें बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वो दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में IAF में शामिल किया गया था। वर्तमान में IAF के 2, 45 और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में है। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया है, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होने वाली है। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत की गई। और रक्षा मामलों के जानकार प्रधानमंत्री मोदी के युद्धक विमान तेजस में उड़ान भरने से उत्साहित हैं। रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कदम से हमारी वायुसेना के जवानों में स्वदेशी विमान को लेकर हौसला बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से रक्षा सामग्री की खरीद करने वाले देशों के बीच भी प्रधानमंत्री के इस कदम से सकारात्मक संदेश जाएगा। मैं समझता हूं कि एयरफोर्स के भारतीय जो सेना के लोग हैं एयरफोर्स के, उनका मनोबल बहुत बढ़ा होगा, को खुशी भी हुई होगी और फिर ये भी उनकी समझ में आ गया, जिन लोगों के दिलों में डाउट रहा होगा कि इसकी एयरवर्दीनेस कैसी है, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ज़ीरो है और ये एक भरोसेमंद प्लेन है जिसको कि किसी भी जो यूरोप के या अमेरिका के या रशिया के प्लेन्स हैं इस लेवल के, इस दिशा के, उनके साथ कंपेयर किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि उनके सफ़र करने से जो कंट्रीज़ इच्छुक हैं इसको ख़रीदने के लिए, उनके दिलों में भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो मैं समझता हूँ कि वो भी पूरा हो जाएगा। और अब बात विधानसभा चुनाव की। राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान के साथ ही 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में मडिगा समुदाय के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है।
इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। माडिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में दूसरी रैली महेश्वरम में की। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और भाजपा पर जनता का भरोसा तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने जनता से कांग्रेस और बीआरएस से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस पर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी, एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी, एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी ज्यादा बीसी समाज की विरोधी है कि उसने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, ओबीसी थे, उस बुजुर्ग नेता को उठा करके कांग्रेस दफ्तर से बाहर फेंक दिया था। कांग्रेस के नेता लगातार बीसी समाज को चोर बोलते हैं और बीसी को चोर कहने के कारण कांग्रेस को एक नेता को कोर्ट ने 2 साल की सजा लगा दी है। अभी जमानत पे घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका घमंड 7वें आसमान पर है। और प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर सरकारी कर्मियों को वेतन और पेंशन समय से प्रदान किया जाएगा। ये बीआरएस सरकार में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जो सरकार सैलरी और पेंशन तक नहीं दे पा रही, वो गरीब के लिए कैसे काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी सरकार में सभी को सैलरी और पेंशन अपने समय पर मिला करेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्लापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने केसीआर पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर सरकार में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। केसीआर को कोल्लापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने की। केसीआर सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की टिप्पणी पर अमित शाह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ओछी टिप्पणी की गई तो लोगों ने एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के लोग बीजेपी को वोट देंगे। प्रधानमंत्री जी के बारे में बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। मुझे भी भरोसा है ये जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज उपयोग हो रही है उसका करारा जवाब तेलंगाना के मतदाता वोटिंग में देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित किया।
उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर के परिवार के पास ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ रिहा किया है। अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया गया था। अजय सेठी पर आरोप था कि उसने लूट का सामान खरीदा था। 30 सितंबर 2008 की रात करीब 3:30 बजे सौम्या विश्वनाथन जब ऑफिस से ड्यूटी कर अपनी कार से घर लौट रही थी, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो 2009 से हिरासत में हैं। हत्या के मामले में साकेत कोर्ट द्वारा 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से एक कड़ा संदेश जाएगा। कह सकते हैं कि हाँ, अच्छा हुआ जो भी हुआ है कि ये उनको अब बाकी लोग को पता चलेगा ऐसे भी होता है। उनको जो करेंगे उनका कर्म भुगतना पड़ेगा, उनको जो भी उनके कर्म होंगे वही है। मैसेज गया होगा, जाना चाहिए। व्हाट यू डू यू शुड सफर फॉर दैट ऑल्सो। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने का प्रयास चल रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में लोहे का अवरोध आने से ऑगर मशीन लक्ष्य से लगभग 9 मीटर पहले रुक गई। अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है। अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में बीआरओ कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को पहाड़ी की चोटी तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिलक्यारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने की कामना की। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि धैर्य से अभियान चलाना होगा। में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था,
वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। और अब एक अच्छी खबर, भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात शनिवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि 23 नवंबर को लगभग 4,63,417 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। नवंबर में घरेलू हवाई यात्री यातायात कम से कम 4 बार नई ऊंचाई रिकॉर्ड पर पहुंचा है। कोविड के बाद भारत की घरेलू विमान में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 नवंबर को घरेलू यात्रियों की कुल संख्या 4,63,417 थी और उड़ान आवाजाही की संख्या 5,998 थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर नई ऊंचाई छू रहे भारतीय घरेलू विमानन में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। भारत के पूर्ण इतिहास में यह सबसे उच्चतम घरेलू हवाई यातायात संख्या भारतीय विमानन के सुदृढ़ वर्तमान और सुनहरे भविष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण का 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक RH-200 ध्वनि रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। पहले चरण के तहत यह अभियान 32 राज्यों के 560 जिलों और 3511 ब्लॉकों में चलाया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते ने औपचारिक रूप से अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जेंडर आधारित डेटा से जुड़ी पुस्तक का भी अनावरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प भी लिया। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। पंजाब के बरनाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त पूनमदीप कौर ने वैन को रवाना किया। ये वैन जिले भर के हर गांव और कस्बे में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेगी, ताकि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सरकार की योजनाओं को ग्रामीण व शहरी अंचल के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही ड्रोन के द्वारा नैनो उर्वरकों का छिड़काव भी किया गया। केरल के कप्पूरम और पलक्कड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी गई और साथ ही धान की खेती में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया के प्रयोग का भी प्रदर्शन किया गया। सोनभद्र जैसे पहाड़ी और दुर्गम अंचलों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं उनके जीवन में वरदान बनकर साबित हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इन लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की योजनाएं
उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना से लेकर किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिला है। पहले हम लोग चूल्हा पे बनाते थे लकड़ी से, बहुत दिक्कत होती थी, फूकने में परेशानी, घर में बहुत धुआं होता था, लकड़ी की बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दूर जाते थे जंगल से, लाने में बहुत परेशानी होती थी। अब घर में धुआं होने से बच गया, अब आसानी हो गया खाना बनाने में। पिछले 3-4 दिन पहले 15 तारीख के रात में हमारे पास 2000 रुपये का मैसेज आया मोबाइल में। ये किसानों के लिए वरदान मनी, क्योंकि इकट्ठा पैसा 2000 रुपया किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमको पैसा तभी मिलेगा जब हम 1-2 बोरा ले जा कर के साहूकार के पास बेचेंगे या उससे मैंने कर्जा लेंगे कि मेरा फसल तैयार होगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि हम छोटे काश्तकारों को किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हो रही है, इससे हमको साहूकार से कर्जा भी नहीं लेना पड़ रहा है और अपना काम भी चल जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।